हेलो दोस्तों, मैं यतिन। स्वागत है आपका कविरा स्टडी में। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स की जैसा कि हम शुरुआत कर रहे हैं, पहला हमारा लेक्चर है तो हम उसे इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ेंगे। यानी कि इकोनॉमिक्स की हम शुरुआत में ये समझेंगे कि यह होता क्या है, कैसे काम कर सकता है और हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए और बिना समय गवाए इसकी शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स, इससे पहले कि मैं आपको शुरू करूं, एक ये चीज़ समझते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में कैसे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो कई सारे दैनिक जीवन के काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे, सुबह उठे, आपने ब्रश किया, नहाए धोए, उसके बाद में आपने क्या किया, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद कहीं आपको जाना है तो वहाँ आप चले गए। कोई दुकानदार है तो अपनी दुकान खोलेगा, कोई डॉक्टर है तो अपने मेडिकल पे बैठेगा, क्लिनिक पे बैठेगा, और अगर कोई व्यापारी है तो बिजनेस के लिए जाएगा। कोई इंजीनियर है तो वो अपनी फैक्ट्री जाएगा, कोई अगर टीचर है तो वह टीचिंग के लिए जाएगा। इस तरीके से सभी अपने अपने काम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग काम करता है। तो इन कामों को हम विशेष श्रेणियों में बांट देते हैं। जैसे कि हमने कुछ कामों को हम अलग करते हैं। जैसे एक काम हुआ जो डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक पे गया। दूसरा काम है हमारा कि कोई टीचर यानी अध्यापक, वो क्या किया, वो अपने काम पर चला गया। तीसरा हमारा काम है कोई बिजनेसमैन या व्यवसायी है, उसने भी व्यवसाय के लिए अपना चला गया। ठीक है। दुकानदार है तो वो दुकान के लिए जाएगा, अपने के लिए दुकान खोलेगा। दूसरा हमारा वर्ग होता है, और भी कई तरीके के काम होते हैं। जैसे आप सुबह उठे तो आपने क्या किया, स्नान किया, अपने नित्य क्रिया करने के बाद नाश्ता किया, पूजा पाठ किया। ठीक है। उसके बाद क्या किया, अगर आपको कहीं जाना है तो ट्रैवलिंग की। तो इस तरीके से आप कई सारे काम करते हैं। ठीक है। अब इनमें दो तरीके के काम हो गए, एक इस टाइप के काम और एक इस टाइप के काम। इन काम को हम कैसे देखेंगे। अब ये जो काम हैं, डॉक्टर जाएगा तो डॉक्टर का उद्देश्य है पैसा कमाना और अपना उसके साथ में मरीजों को देखना। तो मरीजों को देखेगा तो सीधी सी बात है उसके पास पैसे आएंगे। अध्यापक टीचिंग कर रहा है, यह भी धन की उत्पत्ति होगी यहाँ से भी। व्यवसायी व्यवसाय कर रहा है, उसका भी उद्देश्य धन कमाना होगा। और दुकानदार अगर दुकान को चला रहा है तो उसका भी अंतिम उद्देश्य क्या होगा कि धन को कमाना होगा। तो इस प्रकार के कार्यों को कहते हैं हम आर्थिक क्रियाएं। क्या बोलते हैं हम इनको, आर्थिक क्रियाएं। इसे फिर से समझते हैं। आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिनसे किसी न किसी प्रकार से धन की उत्पत्ति होती है। यानी कि आर्थिक क्रियाएं जिनको हमने किया उनसे हमें पैसे की प्राप्ति हुई। दूसरा कार्य होता है हमारे, यानी दूसरी क्रियाएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम अनार्थिक क्रियाएं। क्या बोलते हैं, अनार्थिक क्रियाएं या नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इनको बोलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ठीक है। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज या अनार्थिक क्रियाओं में जो भी हमने अपने पूरे दिन में काम किया उसमें पैसे की उत्पत्ति या धन की उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। कैसे, पूजा पाठ आपने किया, यानी कि आगे से हम धार्मिक कार्य भी समझ सकते हैं। धार्मिक कार्य आपने कोई भी किया, मंदिर गए, मस्जिद गए या कहीं भी गए आप, तो उनमें आपको क्या होगा, आर्थिक क्रियाओं की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि धन की प्राप्ति नहीं होगी। नाश्ता किया, वो भी आपको धन की प्राप्ति नहीं करेगा। अध्यात्म के लिए आप कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको धन की प्राप्ति नहीं होती। तो जो क्रियाओं से हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है उन क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, अनार्थिक क्रियाएं। और जिन क्रियाओं से हमें धन की प्राप्ति होती है उनको बोलते हैं हम आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन जो आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, इनको हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का संबंध ही धन से है। जब धन से है और ये धन प्राप्ति नहीं करते हैं तो इनको हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब आता है हमारा आर्थिक क्रियाएं। जो क्रियाएं धन की उत्पत्ति कर रही हैं, अर्थशास्त्र में केवल इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम आगे समझते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है या अर्थशास्त्र को कैसे परिभाषित किया जाता है।
ये बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, आपको समझना है इसके प्रत्येक बारीक पॉइंट को, तभी आप इसे आगे समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब तक इसकी बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगी तब तक आगे बड़े बड़े जो उसके फैक्टर हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और बड़े बड़े जो उसके कॉन्सेप्ट हैं उनको आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको समझना है ये होता क्या है। सबसे पहले हम इसे पारिभाषिक रूप से समझते हैं। पारिभाषिक रूप से इसे हम समझते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ये क्या है? अगर हम इसे पारिभाषिक रूप से समझें तो इसकी परिभाषा बनती है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वस्तु और सेवाओं के, समझने की जरूरत है आपको यहाँ, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यह समझने की चीज है कि यहाँ वस्तु की बात की गई है और सेवाओं की बात की गई है। कोई भी चीज हम उत्पादन करें, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे हमने मान लीजिए बिस्किट का उत्पादन किया, या हमने किसी गेहूं का उत्पादन किया, या हमने किसी जो कार का उत्पादन किया। इस तरीके से हम जो भी चीज का उत्पादन करेंगे, उस वस्तु और उस सेवा सर्विस सेक्टर्स, वो मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको। तो इन सब चीजों को क्या करते हैं हम? इनका उत्पादन और वितरण और उपभोग, इन तीनों चीजों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है कि कैसे ये चीज उत्पादित होंगी, और अब जब उत्पादन कर ही लिया है तो उसका वितरण कैसे होगा, और वितरण भी हो गया फिर उसका उपभोग कैसा होगा। इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब इसकी दूसरी एक और परिभाषा हम समझ सकते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है असीमित आवश्यकताओं। क्या है? असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच जो सामंजस्य होता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। असीमित आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता, और सीमित संसाधन। क्या है? सीमित संसाधन। इन दोनों के बीच अगर हमने सामंजस्य प्राप्त कर लिया तो उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। कैसे? इसे भी समझते हैं। असीमित आवश्यकताएं, हम चाहते हैं कोई बड़ा सा बंगला खरीदना, बहुत बड़ा बंगला हो हमारे पास, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, लग्जरी गाड़ियां हो, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हमारी इनकम है मात्र 25,000। इस 25,000 में हम क्या ऐसा सब कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो जो हमारे पास 25,000 रुपये है, अगर पर मंथ की हमारी इनकम हुई तो उस 25,000 की पर मंथ की इनकम में हमको कोई ऐसी गाड़ी भी खरीदनी है जो अपने परिवार का काम चला सके, एक अच्छा घर भी खरीदना ताकि हमारे घर परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सके, और अपने दैनिक खाने खर्चे और मंथली जो खाने खर्चे हैं उनकी भी हमें पूर्ति हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 25,000 में ही मैनेज करना होगा। क्या करना होगा? 25,000 के अंदर ही मैनेज करना होगा। तो इस तरीके से उस मैनेजमेंट को ही क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी कि हमारे पास जो आवश्यक जो हमारे पास संसाधन हैं, उस संसाधनों के अंतर्गत ही हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम अर्थशास्त्र। अब हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे हुई है। क्या यह पहले से ही सब्जेक्ट था या फिर ये आधुनिक टाइम में ये एक सब्जेक्ट के रूप में आया है? तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमने इतिहास को पढ़ते हैं, हम इतिहास पढ़ा भी है, हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं। ठीक है। मौर्य साम्राज्य हम चंद्रगुप्त के मंत्री कौन थे? आचार्य चाणक्य। चाणक्य जो थे मंत्री थे, तो इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? अर्थशास्त्र।
इस अर्थशास्त्र पुस्तक में इसका मतलब था कि यह शब्द जो था पहले भी उपयोग किया जाता था, लेकिन इस शब्द का मतलब शायद उस समय पे कुछ अलग रहा होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र जो उन्होंने पुस्तक लिखी उस अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने उसमें राजनीतिक बातों को लिखा। यानी कि यह पुस्तक पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र पे संबंधित ना होके यह पुस्तक किस पे संबंधित हो गई, यह राजनीति पर संबंधित हो गई। लेकिन इस चीज़ को हमें यहाँ पर नहीं देखना है, हमें केवल इस चीज़ को देखना है कि उस समय भी इस शब्द का भरपूर उपयोग किया जाता रहा था। आगे हम चलते हैं तो कई सारे साम्राज्यों में हम देखते हैं अर्थव्यवस्था सभी के साम्राज्य में चलती रही है, चाहे हम गुप्तों के काल में देखेंगे या फिर दिल्ली सल्तनत में देखेंगे, फिर अकबर के काल मुगलों में देखेंगे। अकबर के काल में भी आप एक नया चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी अकबर के जो एक वित्त मंत्री के टाइप में थे वो थे, कौन थे, टोडरमल। राजा टोडरमल उनके वित्त मंत्री थे, जो उसकी राजस्व व्यवस्था को देखते थे, लगान संबंधी व्यवस्था को देखते थे, ठीक है, इन सब चीज़ों को ये देखते थे। लेकिन उस समय भी अर्थशास्त्र कोई सब्जेक्ट का रूप नहीं ले पाया था। अब सब्जेक्ट का रूप ये कैसे ले पाया, जो आज हम पढ़ पाते हैं, बहुत सारी बुक्स उपलब्ध हो पाती हैं या फिर रिसर्च पेपर्स होते हैं, इन्हें कैसे पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए समझना है कि ये सब्जेक्ट आया कैसे। 1776 में एक पुस्तक लिखी गई, द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी पुस्तक, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक लिखी गई 1776 में और इसके लेखक या रचयिता थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ये पुस्तक लिखी और एडम स्मिथ ने इस पुस्तक में उस समय जो पहले अर्थव्यवस्था राजनीति का ही एक भाग हुआ करती थी उसको अलग कर दिया गया और अर्थव्यवस्था को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थशास्त्र जो होता है, वह धन संबंधी विज्ञान होता है, या उन्होंने इसकी धन संबंधी परिभाषा दी। उन्होंने इसकी धन संबंधी परिभाषा दी और कहा कि यह जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल अलग है और यहीं से इसी सब्जेक्ट से क्लासिकल इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है या शास्त्रीय अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। यहीं से अर्थशास्त्र जो है एक सब्जेक्ट बन गया और यहाँ से फिर क्या हुआ, आगे चल के बहुत सारे लोगों ने इस पर कई सारे काम किए, कई सारा अध्ययन किया और फिर कई लोगों ने इसके बारे में पुस्तकें लिखी और आगे फिर आज हम पढ़ ही पा रहे हैं। तो मेन जो चीज़ें थी वो एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन थी। यहीं से अर्थशास्त्र सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। जब एडम स्मिथ ने इस पुस्तक को लिख दिया और इसमें इन्होंने कई चीज़ों को परिभाषित किया और उन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, धन संबंधी विज्ञान है या धन संबंधी परिभाषा की। उन्होंने कहा कि अगर हम धन के बारे में जो अध्ययन करते हैं वही अर्थशास्त्र है, ठीक है। उसके बाद कई सारे ऐसे अर्थशास्त्री आए जिन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। इसके बाद आए अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि यह धन संबंधी विज्ञान है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थशास्त्र इसके साथ साथ कल्याण का भी काम करता है, यानी मानव कल्याण का भी काम करता है। तो इन्होंने इसके साथ साथ कल्याण संबंधी परिभाषा भी दी, वेलफेयर। ये एक कदम आगे निकल गए। इन्होंने क्या कहा कि यह मानव कल्याण का भी काम करती है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा के अलावा कल्याण संबंधी परिभाषा भी दी, ठीक है। इसके अलावा भारतीय ही एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जे.के. मेहता। इन्होंने गांधीवादी परिभाषा दी। इन्होंने कैसी परिभाषा दी, गांधीवादी परिभाषा दी। इन्होंने कहा
कि जो इकोनॉमिक्स है वो गांधीयन सिद्धांत पे चलती है। और गांधीयन सिद्धांत क्या है? गांधीयन सिद्धांत क्या कहता है? गांधीयन सिद्धांत कहता है कि आप जमीनी स्तर को मजबूत कीजिए, आप ग्रामीण स्तर को मजबूत कीजिएगा, आप कुटीर उद्योगों का, लघु उद्योगों का विकास कीजिए। जैसे ही आप इनका विकास करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर रहने वाली जनता समृद्ध होगी। यहाँ की जनता जब समृद्ध होगी तो वो आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ के उसके धीरे धीरे उस उत्पादन से क्या होगा? शहरों का विकास होगा, और शहरों के विकास से राज्य, और राज्यों से फिर देश का यानी राष्ट्र का विकास होगा। इस तरीके से गांधी की परिभाषा क्या थी? नीचे से ऊपर के तकवे को क्या करना है? विकसित करना है। ये गांधीयन परिभाषा थी, और जे.के. मेहता ने यही परिभाषा दी कि गांधीयन सिद्धांत पर इकोनॉमी को चलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में है सैमुअलसन। सैमुअलसन ने विकास संबंधी परिभाषा दी। विकास संबंधी परिभाषा, इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र होता है वह विकास का विज्ञान होता है। इसके द्वारा विकास किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? मनुष्य के रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, इसके द्वारा फैक्ट्री लगाई जाएंगी, इसके द्वारा क्या होगा? उत्पादन के जो साधन है वो उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी इससे क्या होगा? उन्नति होगी, वृद्धि होगी हर चीज में। तो इन्होंने इसे विज्ञान का, विकास का विज्ञान कहा। इसके अलावा रॉबिन्सन एक और थे अर्थशास्त्री। रॉबिन्सन ने इसे वैज्ञानिक परिभाषित किया, या इसकी वैज्ञानिक परिभाषा दी। रॉबिन्सन कहते हैं यह एक विज्ञान होता है जिसमें प्रत्येक चीज को क्या किया जाता है? प्रूफ किया जाता है, या प्रत्येक चीज का निष्कर्ष निकाला जाता है। कैसे उत्पादन हुआ, कितना उत्पादन करना है, कितना नहीं करना है, वितरण कहाँ करना है, विनिमय कैसे करना है, इन सब चीज़ों को इन्होंने अच्छे से परिभाषित किया, और इसीलिए इन्होंने क्या किया? वैज्ञानिक परिभाषा दी। ठीक है, ये कई सारे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अलग अलग टाइप की परिभाषा दी हैं और इसको आगे बढ़ाने में काम किया है। ठीक है, अब हम समझते हैं इन दो सब्जेक्ट की बातों को कि होता क्या है। एक शब्द है हमारे पास जो अभी हम समझ रहे थे, अर्थशास्त्र, और दूसरा हमारे पास एक शब्द और होता है, वो होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। एक शब्द है हमारे पास अर्थशास्त्र, और दूसरा शब्द है हमारे पास अर्थव्यवस्था। कई बार हम अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था भी पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन होता है इन दोनों शब्द क्या एक ही हैं या इनके अलग अलग मतलब होते हैं। तो यह समझने का प्रयास करना है हमें कि दोनों का क्या मतलब है, क्या ये वास्तव में एक ही हैं या अलग अलग होते हैं। जो अर्थशास्त्र होता है वो क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। ये समझिएगा कि जहां पर शास्त्र शब्द का उपयोग हुआ वो एक विषय बन गया, यानी अध्ययन का एक विषय बन गया। जैसे भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ऐसे अनेकों सब्जेक्ट हैं। जहां पर भी शास्त्र लग गया वो क्या बन गया? एक सब्जेक्ट बन गया, विषय बन गया। अब यह अध्ययन के लिए उपलब्ध होगा। यहाँ रिसर्च की जाएंगी, उसके बाद शोध किए जाएंगे, और वो जो शोध होंगे किसी चीज के वो सब्जेक्ट में लिखे जाएंगे, फिर आप उनको पढ़ेंगे। लेकिन इन शोध को अप्लाई कहाँ किया जाएगा? वो अप्लाई किया जाएगा अर्थव्यवस्था में। दरअसल अर्थव्यवस्था कोई एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है। अर्थव्यवस्था को अगर हम उपयोग करें खाली एक शब्द के रूप में तो नहीं हो सकता। यह किसी भी देश के साथ जुड़कर बोला जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, यूएसए की अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था। इस तरीके से अर्थव्यवस्था किसी देश के साथ या देश के नाम के साथ जोड़कर बोली जाती है, और ये उस देश की ही पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था होती है। अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है जो प्रत्येक चीजों पर, प्रत्येक देश पर लागू होता है। ये कोई किसी विशेष देश का नहीं है, क्योंकि अध्ययन अगर रिसर्च कहीं भी हुआ है तो ये सब जगह लागू होगा। और अर्थव्यवस्था किसी एक पर्टिकुलर देश की ही होती है।
यानी भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत के अंदर कैसे उद्योग धंधे हैं, समाज जो कैसे विकसित हो रहा है, यहाँ पर सेवा क्षेत्र कैसे काम कर सकता है, उद्योग धंधे किस टाइप के हैं, इन सब बातों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, इन दोनों शब्दों के अपने अलग अलग मतलब हैं। अब हम देखते हैं, ये हमने दोनों शब्दों का मतलब देखा। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रकार क्या होते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार, अभी हमने क्या देखा था, अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट को देखा था और अर्थशास्त्र को देखा था। इन दोनों में हमने मतलब देखा था क्या होता है। तो अब हम इसके अलावा अर्थशास्त्र के कुछ प्रकार को देखेंगे, ये प्रकार क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अर्थशास्त्र के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले होता है उत्पादन, फिर उसके बाद होता है उपभोग, फिर उसके बाद होता है विनिमय, फिर होता है इसका वितरण और फिर होता है राजस्व। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उपभोग कंजप्शन, विनिमय यानी एक्सचेंज, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन और राजस्व रेवेन्यू। ये हमारे पास क्या होते हैं, अर्थशास्त्र के प्रकार होते हैं, जिन्हें हम परंपरागत प्रकार हो कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम, परंपरागत प्रकार। परंपरागत प्रकार ये क्या होते हैं, अर्थशास्त्र के प्रकार होते हैं। अब हम समझते हैं उत्पादन के प्रकार में, सबसे पहले हम किसी भी चीज का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं गेहूं, गेहूं यानी वीट, इसका हम उत्पादन करेंगे। तो हमने गेहूं किसी खेत में उपजा लिया और अब गेहूं के बाद उपजाने के बाद क्या करेंगे, हम उसका उपभोग करेंगे, यानी हमारी जो आवश्यकता है, जरूरत है, उसको पहले हम अपनी पूरी करेंगे। तो हमने क्या किया कि उपभोग कर लिया। जब हमने उपभोग कर लिया तो उपभोग करने के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा बचा, अगर सरप्लस यानी एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसे बेच देंगे। बेचेंगे हम जाके मार्केट में, अपने जहाँ भी हम रहते हैं उस जगह पर, उन सभी जगहों पे उन पे बेचा जा सकता है। तो उसको बोलते हैं हम विनिमय, एक्सचेंज। यानी कि हमने क्या किया, इसे अपने सामान को दे दिया या पैसे उसके ले लिए, या पैसे के बदले अगर हम कुछ और चीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अभी एक्सचेंज भी दो टाइप का होता है, एक होता है वस्तु विनिमय और दूसरा होता है मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय का मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु। जैसे हमने गेहूं उत्पादित किया तो गेहूं के बदले अगर हम मक्का लेना चाहें, धान यानी चावल लेना चाहें, या चना लेना चाहें, या गेहूं के बदले कुछ और सामान लेना चाहें, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, जो भी आपको खरीदना है वो आप खरीद सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप ये एक्सचेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में, वर्तमान समय में ये चीज़ें उपयोग कम ही होती हैं। ये मान सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने किसी को आटा दे दिया, उनके बदले किसी ने आपको चावल दे दिए, तो ये एक व्यवहार में चलता है। लेकिन मार्केट में अब ये चीज़ें नहीं चलती हैं। इनका उपयोग पहले होता था। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ पर क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, क्योंकि मुद्रा का उतना विकास नहीं हो पाया था। तो जहाँ मुद्रा का उतना विकास नहीं हो पाता है, वहीं पर इन चीज़ों को पहले यूज किया जाता था। लेकिन वर्तमान में मुद्रा काफ़ी प्रचलित और काफ़ी सशक्त हो चुकी है, इसलिए क्या है, मुद्रा विनिमय का उपयोग किया जाता है। मुद्रा विनिमय मतलब आप पैसे लेके जाएंगे और सामान खरीद लेंगे। अभी आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार से आपको अगर चीनी खरीदनी है तो क्या करेंगे, उसे चीनी तुलवाएंगे और उसे पैसे दे देंगे। यानी कि आपने पैसों के बदले एक्सचेंज कर लिया, उसे कहा जाता है मुद्रा विनिमय। इसके बाद आता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। वो एक्सचेंज आपने जब कर दिया सामान, यानी गेहूं की बात हम कर रहे थे, तो गेहूं का उत्पादन किया, फिर आपने अपनी ज़रूरतों के लिए उपभोग कर लिया, फिर उसे बेच दिया। अब इसका वितरण होगा। वितरण कई तरीके से होता है। वितरण का मतलब है कि जो आपने वो गेहूं मार्केट में बेचा, तो मार्केट से वो गेहूं अलग अलग जगहों पर जाएगा।
अलग अलग का मतलब उसे व्यापारी भी खरीद सकता है, उपभोग करने वाला भी खरीद सकता है, और कोई भी अन्य फैक्ट्री वाला जिसको आटा बनाना हो, बिस्किट बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, वो खरीद सकता है। तो इसी तरीके से वो अलग अलग चरण में अलग अलग लोगों पे ज़्यादा आ जाएगा, उसी को हम क्या बोला जाता है, वितरण कहा जाता है। जब ये वितरण हो गया तो इन सबसे जो टैक्स या रेवेन्यू प्राप्त होगा उससे सरकार की कुछ ना कुछ क्या होगी, प्राप्ति होगी, या अर्थ की प्राप्ति होगी, या धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार में हमारे ये 5 प्रकार होते हैं। अब हमको ये तो हमने समझा ये जो परंपरागत प्रकार होते हैं। परंपरागत प्रकारों के अलावा भी एक प्रकार होते हैं जिसे हम आधुनिक प्रकार आजकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, आधुनिक प्रकार, आधुनिक प्रकार कहते हैं। आधुनिक प्रकार में 2 प्रकार और होते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। आधुनिक प्रकार में 2 प्रकार होते हैं, जिसे सबसे पहले बोला जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो, छोटा, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और समष्टि का मतलब होता है समग्र यानी बड़े लेवल पे व्यापक अर्थशास्त्र, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। माइक्रो यानी छोटे लेवल पे, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है। तो यहां पर क्या होंगे, हम किसी भी चीज का अध्ययन करेंगे तो छोटे लेवल पे करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम क्या है, एक व्यक्ति की आय है, और अगर एक व्यक्ति की आय के अलावा हम किसी पूरे देश की आय को काउंट करें, यानी भारत की अगर आय को काउंट करें और उसके जो कंपैरिजन में किसी व्यक्ति की आय को काउंट करें, यानी कि यहां पर तो हम एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कर रहे हैं, और यहां पर क्या करेंगे, पूरे देश की आय यानी कि जीडीपी को काउंट करेंगे। यानी इसमें बड़े लेवल का अध्ययन किया जाता है, समग्र अध्ययन किया जाता है, और इसमें किसी एक सूक्ष्म इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे बेरोजगारी को देखते हैं, राष्ट्रीय आय को देखते हैं, गरीबी को देखते हैं। ऐसे बड़े कॉन्सेप्ट को हम कहाँ देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। और व्यष्टि में हम छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं किसी एक इकाई के रूप में, उनको देखते हैं। ठीक है, ये चीज हम समझते हैं। अब इसके बाद समझते हैं हम कि हमने और क्या देखना है। इसमें हमने देखा परंपरागत प्रकारों को, अर्थशास्त्र के प्रकार 2 टाइप के होते हैं। पहले परंपरागत प्रकार होता है, फिर आधुनिक प्रकार होता है। परंपरागत में आपने देखा उत्पादन होता है, उपभोग होता है, विनिमय होता है, वितरण होता है, और राजस्व होता है। अब आपने विनिमय को भी देखा है कि 2 टाइप का होता है, पहला वस्तु विनिमय होता है और दूसरा मुद्रा विनिमय होता है। ठीक है, अब आपने उसके बाद देखा है कि आधुनिक प्रकार कौन से होते हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, ये आधुनिक प्रकार होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अभी आपने जब पढ़ा था कि उत्पादन, तो उत्पादन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अभी आपने उत्पादन का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। क्योंकि उत्पादन तो आपने सीधा सीधा कह दिया कि गेहूं हमने उत्पादित कर लिया, लेकिन गेहूं हमने उत्पादित कैसे किया मेरे भाई। गेहूं उत्पादित करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी। क्या हमें यह चीज समझनी नहीं चाहिए, समझनी चाहिए। तो गेहूं का उत्पादन जो किया, तो उत्पादन के भी कुछ साधन होते हैं। तो हम अगला टॉपिक है हमारा उत्पादन के साधन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन, यानी कि इससे शब्द से मतलब है कि हम किसी चीज को जो उत्पादित कर रहे हैं उसके लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हमने अभी गेहूं का उत्पादन किया था, तो गेहूं के उत्पादन के लिए है हमने किस चीज की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें जमीन की, यानी भूमि की, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, लैंड। बात बराबर है, समझ आ रही है।
क्योंकि हमें अगर गेहूं का उत्पादन करना है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन देखने हैं, उत्पादन कैसे करना है किसी चीज का, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी जमीन की। याद रखना, ये अभी कई सारे एग्जाम्स हुए हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, आपको यहां पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जमीन की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई, अगर जमीन आपके पास उपलब्ध है भी, मान लीजिए आपके पास जमीन है, दुकान है, कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास उपलब्ध है, तो जमीन से काम चल जाएगा क्या? नहीं। तो अब अगर जमीन से काम नहीं चलेगा तो जमीन से अलावा भी आपको दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, उसे बोलते हैं हम पूंजी, कैपिटल। ये क्या है? जमीन पर कुछ चीज लगाने के लिए आपको आवश्यक चीजें चाहिए। जैसे आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो मशीन चाहिए, ठीक है, उसके अलावा बिजली का सेटअप चाहिए, और आपके पास कुछ सामान को इधर उधर ले जाने के लिए या आवावहन या परिवहन करने के लिए भी आपको पास गाड़ी होनी चाहिए। अगर आपने गेहूं उत्पादित किया है तो आपके पास जमीन के अलावा बीज भी होना चाहिए, बीज के अलावा कोई जो ट्रैक्टर वगैरह होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ती है, और आपके पास लगाने के लिए, खरीदने के लिए धन भी होना चाहिए। उन सबको हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। बात समझ में आई? उसको क्या बोला जाता है? पूंजी। अब आपके पास भाई जमीन भी उपलब्ध हो गई और पूंजी भी आपके पास आ गया, यानी पैसा भी है, साधन भी हो गए, लेकिन फिर अब क्या चाहिए आपको किसी चीज को भी उत्पादित करने के लिए? तो तीसरी चीज आपको जरूरत पड़ेगी श्रम की, यानी लेबर की। पड़ेगी कि नहीं? लेबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको केवल जमीन से या पूंजी से काम नहीं चलेगा, काम करने वाले भी आपके पास होने चाहिए। तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ी? श्रम की जरूरत पड़ी, लेबर की जरूरत पड़ी। अब आपके पास लेबर भी हो गई, तो अब आपको क्या चाहिए? भाई सारा सामान तो हो गया, आपके पास जमीन भी हो गई, सारा सेटअप भी आपने लगा दिया और लेबर भी आ गई। अब क्या चाहिए? अभी भी कुछ चीज चाहिए। वो क्या है? अब चाहिए आपको मैनेजमेंट, प्रबंधन चाहिए। क्या चाहिए? प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट आपको चाहिए। ये सारी चीजें क्या अपने आप काम कर लेंगी? अगर जमीन भी है, पूंजी भी है, श्रम भी है, तो क्या ये सारी चीजें अपने आप काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती। अगर ये नहीं कर सकती तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। कौन बताएगा कि कितना उत्पादन करना है? कौन बताएगा कि कैसे उत्पादित करना है? कौन बताएगा कि कितना सामान आना है और कितना जाना है? या सभी को किसको क्या काम करना है, ये कौन मैनेज करेगा? तो इसके लिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक बंदा भी रखना पड़ेगा जिसे मैनेजर कहा जाएगा। ठीक है, ये चारों चीजें हो गई। अब तो आपका काम कंप्लीट है, अब तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अभी भी आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। अब आपके पास जमीन भी है, पूंजी भी है, श्रम भी है, प्रबंधन भी है, यानी मैनेजमेंट भी है। तो इस प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के अलावा भी आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं उसे, तीसरा आपका क्या हो गया? प्रबंधन, श्रम हो गया, चौथा आपका प्रबंधन हो गया, और पांचवा चीज भी है जो आपको जरूरत पड़ेगी। वो पांचवी चीज है साहस या उद्यमशीलता, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। अब आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, और ये चीज कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है, ये खुद के अंदर होती है। यानी कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए इन चीजों की भूमिका एक सीमा तक होती है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका है उद्यमशीलता और साहस की। कैसे? आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करना जो चाहते हैं, जो आपके अंदर आया कि मैं बिजनेस करूंगा, आपके अंदर जो जुनून पैदा हुआ, आपके अंदर जो रिस्क लेने की ताकत पैदा हुई, वो आपका साहस है। वो ही, उसे ही कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आपने दौड़ भाग की, इन सब चीजों को इकट्ठा किया, है ना, साहस पैदा किया, रिस्क लेने की आपकी क्षमता की, हो सकता है घाटा भी हो उस बिजनेस में, हो सकता है फायदा भी हो, ये सब चीजों ने लिया। इसी को बोलते हैं साहस और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये कहीं मार्केट में नहीं मिलती, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती है, ये आपके अंदर, खुद के अंदर होती है। ये सारी चीजें आपको खरीदी जा सकती हैं, लेकिन साहस कभी भी, उद्यमशीलता कभी भी खरीदी नहीं जा सकती। अब समझते हैं कि अगर आपके पास जमीन है, तो जमीन अगर आपको है या नहीं भी है, अगर आपके पास जमीन उपलब्ध है तो जमीन के बदले आपको क्या प्राप्त होगा? जमीन के बदले आपको क्या होगा? जमीन अगर है तो आपको लगान मिलेगा।
या लगान देना पड़ेगा। जमीन अगर आपको लेनी है और आपके पास नहीं है तो आपको क्या देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होती है, पूंजी, लगान या रेंट भी बोल सकते हैं इसे। और आपके पास अगर पूंजी है, पूंजी की आवश्यकता आपको पड़ती है और आपके पास नहीं है तो आपको लेंगे, मार्केट से पैसा खरीदेंगे, बैंक से लेंगे, और जब बैंक से लेंगे तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज रिटर्न करना पड़ेगा। जमीन के बदले आपने लगान या रेंट दे दिया और पूंजी के बदले आपने ब्याज दे दिया। अब श्रम, लेबर, अपने लेबर की भी जरूरत पड़ी आपको, तो लेबर के बदले आपको रिटर्न में उसको क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी, यानी वेजेस देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, मजदूरी, वेजेस आपको देने पड़ेंगे, मजदूरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब मजदूरी आपने दे दी, आपका प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रबंधन जो किया आपने, मैनेजमेंट यानी मैनेजर को रखना पड़ा, तो मैनेजर को आपने क्या दिया, क्या देना पड़ेगा आपको, अगर आपने रखना है तो आपको देना पड़ेगा उसको सैलरी या वेतन देना पड़ेगा, ठीक है। क्या देना पड़ेगा, वेतन या सैलरी देना पड़ेगा। और अगर ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो आपके पास क्या बचता है, उद्यमशीलता या साहस। आपको रिटर्न में क्या मिला, आपको रिटर्न में इसकी लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी लाभ मिलेगा। इन सब चीजों को करने के बाद आपको एक ही चीज मिलेगी, उसे क्या बोलते हैं, लाभ, ठीक है। तो आज हमने इतनी सारी चीजों को समझा, इतनी सारी चीजों को देखा, और आशा करता हूं कि आपको सारी ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे, उसके लिए आगे देखते हैं।